दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसे लड़के की है जो बचपन से काफी मेहनती और जिम्मेदार था। उसने ग्रेजुएशन हमारे ही कॉलेज से किया था। उसका एम था कि वे अच्छा लेखक बने, इसलिए उसने पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह अपनी दक्षता को यहीं बंद नहीं करना चाहता था, तो उसने मैनुअल टाइपिंग सीखने के लिए शहर के एक अच्छे कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले लिया। कंप्यूटर सेंटर में रवि का पहला दिन था। वह अपनी केबिन में सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ ही रहा था। तभी उसकी केबिन का गेट खुलता है और उसमें सांवली सूरत कटीले नैनो वाली एक लड़की ने प्रवेश किया और आकर बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और टाइप करने में तल्लीन हो गई। रवि का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह हर हाल में अपनी पहचान बनाने के लिए उससे बातें करना चाह रहा था। वह कंप्यूटर ऑन करके बैठ गया और उसी को देखने लगा। लड़की की अंगुलियां कीबोर्ड पर रोबोट की तरह चल रही थीं। वो भी शायद नीचे नीचे निगाह किए रवि को जज किए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद गुस्से में बोली, क्या देख रहे हो? रवि बोला, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। उसका पारा और हाई हो गया। बोली, यहाँ क्या करने आए हो? रवि बोला, कंप्यूटर टाइपिंग सीखने। लड़की बोली, ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। रवि बोला, मेरा आज पहल दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। लड़की बोली, यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। रवि भी कीबोर्ड देखकर धीरे धीरे टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसका कंप्यूटर हैंग हो गया। लड़की ने उसे रीस्टार्ट कर दिया। रवि से गलत कमांड लग गई और प्रिंटर चालू होकर उसमें प्रिंटर का रिबन फंस गया। रवि बोला, ओह यह क्या हुआ? लड़की एक साथ आग बबूला होकर बोली, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा, गलत कमांड दोगे तो। लड़की रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से दुपट्टा खिसक गया। रिबन उठाने के लिए रवि भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की के उरोजों पर चली गई। वह सकपका गया क्योंकि कि रवि को एकदम करंट सा लगा था। लड़की ने कहा, लो ठीक हो गया। तब उसकी चेतना वापस लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई। लेकिन रवि का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की तलाश में था। रवि अकेले अकेले बोलने लगा, मन नहीं लग रहा है। लड़की चुप रही। अचानक लड़की ने उससे पूछा, क्यों?
तो रवि की बाँछें खिलखिला उठी। रवि बोला, लगता है कि सीख नहीं पाएगा। झट से लड़की ने उत्तर दिया, आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। रवि ने पूछा, आपका नाम? रवि ने बात आगे बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। लड़की ने कहा, कविता। अच्छा नाम है, रवि के मुंह से निकला। लड़की ने कहा, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। रवि, क्यों? कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए कविता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। रवि उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने कीबोर्ड पर नजर डाली। उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा लगने लगा, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रवि लड़की वह के ख्यालों खोने लगा। ख्यालों में दूर दूर तक घूम आता था। रवि की आंखों से नींद गायब हो गई। रात को छत पर घूमने जाता, फिर वहीं बैठकर तारे गिनने लगता और उनसे बातें करने लगता। वह चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता था, फिर उन्हें गुनगुनाने लगता। एक दिन उसने अपनी इस स्थिति के बारे में मुझको बताया तो हंसते हुए मैंने कहा, दोस्त तुम्हें लवेरिया हुआ है। वो मुस्कुराया, उसे यह सुनकर अच्छा लगा। अगले दिन रवि ने कविता से कहा कि मैंने एक कविता लिखी है। चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। कविता गुस्साई बोली, यह भी खूब रही। न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। बड़े चले आए कविता लिखने वाले। उसने कहा, जितना भी जानता हूँ उसी के आधार पर लिखा हूँ। एक बार पढ़कर तो देखो, हर्ज भी क्या है। कविता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता, कल कल करके बहने वाली जलधारा, लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती। राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाता। सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने रवि की जगह सागर लिखा था। कविता ने उसे देखा और कागज रवि की तरफ बढ़ा दिया। रवि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें। इसे छपने के लिए भेजना है। कविता कुछ नहीं बोली। कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। रवि उसे देखता रहा। इस बात का आभास कविता को भी था कि रवि उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? रवि बोला, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं। कविता ने उसकी ओर देखते हुए कहा।
उसकी इस टिप्पणी से रवि सक पका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। रवि अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना, जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर कविता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? रवि ने कविता के कीबोर्ड को देखा। लगा जैसे कीबोर्ड किसी शॉप गीत की रचना में व्यस्त है। लवेरिया की खुशबू बढ़ने लगी। आज उन्होंने काफी बातें की। उनके वार्तालाप को देखकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तुम काफी खुश हो कविता। बदले में कविता केवल मुस्कराई। रवि भी मुस्कराया। तो सोचा क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई। अगले दिन कविता जब सेंटर आई तो काफी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी। बालों का स्टाइल बदला हुआ था। रवि को कविता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब कविता ने मुस्कराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वे खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। रवि अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। उसके घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे। लिहाजा एक दिन वे ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से उपाय पूछता रहता है। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। रवि ने कहा पंडित जी मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? कुंडली पर नजर डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन क्या? रवि ने पूछा कुछ बाधाएं हैं या? प्रेम विवाह में लफड़ा है। ज्योतिषी ने कहा आप पर शुक्रवार की महादशा चल रही है, जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। भनाया हुआ रवि ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी रवि तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है।
उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। रवि झुंझलाया, तो मैं क्या करूं? माँ बोली, शादी कर लो। रवि बोला, बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। माँ बोली, फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। रवि झुंझला कर बोला, बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए रवि अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। काफी दिनों तक कविता सेंटर नहीं आई। रवि रोज जाता रहा और निराश होकर वापस घर लौटने लगा। एक दिन कविता आई तो वे पूछा बैठा कि एक सप्ताह से कविता क्यों नहीं आई। बोली, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? रवि बोला। कविता बोली, मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वे ऐसा न करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। रवि आश्चर्य के साथ, मतलब? कविता, हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर कविता चुप हो गई। रवि, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कविता, पर माँ तो नहीं समझती। रवि, हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है न कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। जिंदगी में बहार तो आ जाएगी। रवि को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। कविता, जानते हो मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। रवि के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है। वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। बातों बातों में एक दिन कविता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वे 3 बहन हैं। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए कंप्यूटर टाइपिंग सीख रही है। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है। दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। जीवन नरक बन सकता है और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती। सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती हैं।
पुराने जमाने की है न। हद तो यह हो गई कि वे मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। यह सुनाकर कविता रो पड़ी। रवि की समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे और क्या करे। स्थिति को कविता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद कविता उठी और बिना बोले ही चली गई। रवि की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वे बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मौसम भी खराब था, आसमान में काले बादल घिर आए थे। मूसलाधारिश होने लगी। रवि भी अपनी मस्ती में भीगता हुआ घर चलता रहा। वह बीमार हो गया, कई दिनों तक नहीं आया। ठीक होने के बाद इंस्टीट्यूट पहुंचा तो उसे पता चला कि कविता नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? मैडम ने रवि से कहा। आप नहीं समझेंगी। सब समझती हूँ, लेकिन अब कविता यहाँ कभी नहीं आएगी। रवि बोला, क्यों? आपको कैसे पता? उसका फोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूं। वह कभी नहीं आएगी। रवि बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। रवि सनग्याशों सा भीगता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर सोचा कि वे कविता के घर जाए, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती हैं। यह सोचकर फिर वापस आया, लेकिन तब तक इंस्टीट्यूट बंद हो चुका था। रवि भीगते हुए अपने घर पहुंचा। तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वे फिर बिस्तर पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन इंस्टीट्यूट पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। आखिर एक दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफी कमजोर हो गए हो। रवि मैम, वो उस दिन बारिश में भीग गया था तो बीमार हो गया। रवि ने मैडम से कविता के घर का पता लेकर मैडम को धन्यवाद बोलकर रवि कमजोर होते हुए भी बड़ी तेजी से कविता के घर की ओर चल पड़ा। वह आज ही कविता से मिलकर ही रहने की ठान चुका था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि कविता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी रवि को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। कविता के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कविता ने ऐसा क्यों किया। वह कविता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता, जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली तेज गति से, सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी।
पठार और पथरीली जमीन भी। आदमी भी खड़ा था खाबरा लिए, बांध बनाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए, चाहिए उसे पानी पीने के लिए भी, बिजली भी तो चाहिए, घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी वे, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए। भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर, पहुंच गई वे साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध, रोक दी उसकी धारा, कारखानों की गंदगी उड़ेल, सरा दिया उसकी आत्मा को, अपने आंसुओं से धोती रह वे अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को, जिंदा लाश हो गई वे, उसके लिए तड़पता है सागर, साहिल पर पटकता है अपने सिर को। उसने तो दम तोड़ दिया मानव के विकास में। सागर भेजता है बादलों को उसे पुनर्जीवित करने के लिए। वह जानता है बेवफा नहीं है वे, सच्चा है उसका प्यार, कैद है वे मानव के विकास में। बरसते हैं बादल, उफनती है नदी, मानव को दिखाती है अपना विकराल रूप। मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहती है वह मानव सृष्टि को। बदला लेना उसकी प्रकृति नहीं, भागती है तेज गति से सागर की ओर। बाहें फैलाए स्वागत करता है सागर, बताना चाहती है अपने कष्टों को वे, लेकिन कुछ भी नहीं जानना चाहता सागर। जानता है वह मानव स्वभाव को, उसका भी तो पाला पड़ा है इस स्वार्थी प्राणी से। रवि की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक कविता का कोई पत्र या फोन नहीं आया है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन कविता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वे कविता प्रकाशित हुई है तब से वे फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता है, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो वे उदासी के समुद्र में डूब जाता है। उसकी याद में कई कविताओं की रचना कर दिया। उसको नौकरी भी मिल चुकी थी, परंतु उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसकी मां उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गई। वहां भीड़भाड़ ज्यादा थी। इंतजार के बाद जब उसकी बारी आई तो उसने डॉक्टर के केबिन में जाने के लिए गेट खोलते ही एकदम संज्ञा शून्य हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने कविता जो खड़ी थी, रवि को देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कंपाउंडरों ने उन्हें बैठाया। काफी देर बाद जब दोनों शांत हो गए तब डॉक्टर ने दोनों की मां को साथ बैठाकर काउंसलिंग की। डॉक्टर ने अपने डायग्नोस में यह निर्णय किया कि दोनों के एक दूसरे से अलग होने और भावनाओं को दबाने के कारण ऐसी स्थिति में गिर गए हैं।
इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दवाई की नहीं। इसलिए दोनों की शादी हो जाए तो उससे अच्छा कुछ न होगा। दोस्तों, दोनों की माताओं ने अपने लाडले लाडली की खुशी के लिए शादी की तारीख डॉक्टर के केबिन में ही तय कर ली। शादी के बाद दोनों प्रेमी से पति पत्नी बने और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की, परंतु कविता रवि को अब कवि कहकर पुकारती है और रवि कविता को कविता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकता है।